नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अमृता। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है अधिगम व अधिगम वक्र। ये जो टॉपिक है आपका अधिगम व अधिगम वक्र, ये आप सभी के यूपी टेट, सी टेट और एस टेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और विद हेल्प ऑफ डायग्राम और प्रॉपर एग्जाम्पल जो आपके डे टू डे लाइफ में आपने देखे होंगे, ऐसे तथ्यों को हम आप सभी के सामने लेकर आएंगे जो आपके अधिगम टॉपिक के साथ में कनेक्ट करता है। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी हुआ है, अगर फिर भी कोई डाउट आपका बच जाता है, तो पूरी उम्मीद है कि वीडियो के एंड तक आप यहाँ से कोई भी डाउट लेकर के नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और पेपर और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपसे शेयर करेंगे और उस एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा अधिगम वक्र। तो दोस्तों, अधिगम वक्र के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अधिगम जो है वो होता क्या है, यानी कि व्हाट इज लर्निंग। तो लर्निंग और अधिगम मतलब होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और आपको याद रखना है कि ये जो परमानेंट चेंज है, या जो आप जिसे चेंज कह रहे हैं, वो है क्या। तो दोस्तों, चेंज मीन्स होता है एक किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम किसी चीज़ को ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपके पास क्या है, अब अगर आप चाय बनाने के लिए किचन में जाते हैं, तो अगर आपने चाय पत्ती की जगह चीनी की जगह आपने नमक ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपने चाय बनाई दूध की, उसमें आपने नींबू ऐड किया, तो वहाँ पर भी वो चाय नहीं बनी। ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपने देखा कि किसी भी चीज़ में या आपके बिहेवियर में, फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ ऐड करी या कोई चीज़ निकाल दी, तो वहाँ पे जो परिवर्तन होता है ना, वो आपकी लर्निंग होती है। ठीक है। तो आप एक लाइन में कह सकते हो कि अधिगम मीन्स व्हाट। अधिगम मीन्स होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है। जैसे आपने अपने जीवन में कई सारी नई बातें सीखी होंगी, नए सारे कार्य किए होंगे और नए सारे विषय सीखे होंगे, तो ये सारे क्या हुए, आपके अधिगम। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस होती हैं, जो आप नई बातें सीखते हैं, नए काम करते हैं या फिर नए विषय सीखते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, लर्निंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी पढ़ना। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, या फिर आप जनरली एक छोटे स्टूडेंट की तरह, छोटे बच्चे की तरह जब क्लास में आप एडमिटेड होते हैं, तो वहाँ पर आप 1 2 3 और ABCD सीखते हैं, जो कि बेस होता है आपके आगे की नॉलेज का। ठीक है। तो क्योंकि आपने एक नई चीज़ सीखी है वहाँ पर, तो क्या कहलाएगा, आपका लर्निंग। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, कार चलाना। कार चलाना, आपने पहले साइकिल चलाना सीखा है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या क्या सीखा, 2 व्हीलर सीखा, जिनमें कि आपका बाइक आता है, स्कूटी वगैरह आती है। उसके बाद फिर आपने क्या सीखा, कार चलाना। तो हर बार आपने क्या हुआ, हर बार आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाना सीख रहे हैं विद अ प्रॉपर डायरेक्शन, कि आपको किस तरीके से उसे गाइड करना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपके पास प्रीवियस नॉलेज थी, प्रायर नॉलेज थी, उसके साथ में आपने एक नई चीज़ ऐड कर दी, तो ये क्या हुआ, आपका लर्निंग। सिमिलरली चित्र बनाना। ठीक है। चित्र बनाना कैसे, कि आपके पास कोई मेंटली आपने कोई चीज़ इमेजिन करी और उसे आपने कागज़ पे उकेर दिया या बना दिया, तो ये क्या हुआ, आपका ये जो हुआ आपका लर्निंग हुआ, क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी इमेजिनेशन को वहाँ पे ऐड किया पेपर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आपके एग्जाम्पल जो है आपके एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि लर्निंग नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। जैसे कि चित्र बनाना, ठीक है, अंग्रेज़ी पढ़ना, कार चलाना, ये सब क्या है, आपके लर्निंग। अगर आपको लर्निंग नहीं कही जाए, कब कही जाए, जैसे आपको पहले से ही पता था कि सेब कैसे काटना है, ठीक है, फिर से आपने दोबारा से सेब काटा, तो यहाँ पर आपकी लर्निंग हुई, नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पहले से आपने कोई काम सीखा हुआ था और उसी काम को आप दोबारा कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग तब होती है जब आप कोई नई चीज़ सीखते हो। ठीक है। तो दोस्तों, वही चीज़ है कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, ठीक है, जो पहले से आपके पास नॉलेज है, उसमें अगर आपने कुछ ऐड किया या कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तो दैट इज़ लर्निंग। ठीक है। इतना आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे देखें। कभी कभी क्या होता है कि जितने भी आप काम करते हैं, ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो रेट हो वो फिक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे थॉर्नडाइक के लॉ में आपने पढ़ा होगा कि जो चीज़ के लिए आपकी जो अट्रैक्शन है या आपका जो इंटेंशन है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो चीज़ें आप उतनी जल्दी सीखते हैं। ठीक है। तो इसे आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारे जो चीज़ें हम सीखते हैं, तो इन
सबको सीखने की जो गति होती है वो आरंभ से लेके अंत तक एक सी नहीं होती, यानी सबका जो रेट होता है वो वेरिएबल होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, और ये कभी तेज़ व कभी धीमी होती रहती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करते हैं तो एक वक्र रेखा बन जाती है, और इसी को सीखने का वक्र यानी कि लर्निंग कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो लर्निंग कर्व इज व्हाट, ये आपका एक क्या है, सीखने की जो गति होती है उसको एक ग्राफ के माध्यम से, एक वक्र रेखा के माध्यम से आपको दर्शाया जाता है, तो यही होता है लर्निंग कर्व यानी कि अधिगम वक्र। चलिए अब बात करते हैं कि अभी तो हमने बात की अधिगम के बारे में और अधिगम वक्र की परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या परिभाषाएं दी थी अधिगम की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिस्ट गेट्स के बारे में। गेट्स जिन्होंने अधिगम को लेकर के और जो आपकी लर्निंग थ्योरीज की बात करी जाए तो उसमें भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। तो उनके योगदान में से एक जो स्पेशल योगदान था उनका यहाँ पर भी था, यानी कि लर्निंग के बारे में। तो लर्निंग के बारे में उन्हें जो अपनी परिभाषा दी थी, तो उनके कलीग्स और गेट्स ने मिलकर के कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो उन्होंने एक एक्यूरेट परिभाषा दी थी, एक डेफिनेशन दी थी, वो क्या थी चलिए देखते हैं। तो गेट्स ने कहा कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है, यानी कि जो हम अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में अपने जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं उन्हें अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर में अप्लाई करना ही कहलाता है अधिगम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप छोटे बच्चे को देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो छोटे बच्चे को फॉर एग्जाम्पल देखिए कि बच्चा स्कूल में जाता है, उसने क्या किया, अभी होमवर्क नहीं कंप्लीट किया। ठीक है, तो स्कूल में एज अ टीचर आपने उसको पनिश किया। पनिश करने के बाद क्या हुआ, बच्चा घर गया और उसने ये सीखा कि अगर आप होमवर्क करके बच्चा नहीं लेकर आता है तो आप एज अ टीचर उसको पिटाई लगाते हैं, पनिश करते हैं। तो दिस टाइम उसको लर्निंग हुआ कि अगर मैं होमवर्क नहीं करके लेके गया तो मुझे मार पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करता है, होमवर्क करके लेके जाता है विद प्रॉपर एक्यूरेट हैंड राइटिंग। तो ये क्या हुआ, बच्चे ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और अनुभव किया कि हाँ, जो पनिशमेंट होती है वो तब अप्लाई होती है जब हम अपना होमवर्क नहीं करते। ठीक है, तो एक गेट्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी, और जिसे हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से सीखा अपनी डे टू डे लाइफ में होने वाली। चलिए नेक्स्ट जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, क्रो एंड क्रो, तो इनके बारे में बात करते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत जो आदतें होती हैं, ज्ञान होता है तथा व्यवहार, इसको ग्रहण करना इन सभी में शामिल होता है। यानी कि जो लर्निंग है वो कैसे होगी, जब हम अपनी हैबिट्स और ज्ञान के द्वारा अपने व्यवहार में जब उन चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, तो ये कहलाता है आपका क्या, अधिगम। जैसे आपकी हैबिट है रोज़ 4 बजे उठ के पढ़ाई करने की। ठीक है, अब आपको क्या लगा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप 4 बजे उठ जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो नींद है वो बार बार हैवी होती जा रही है, और आपने 4 बजे उठा तो ज़रूर लेकिन पढ़ाई नहीं करी, उल्टे आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो इसके बजाय आपने यहाँ से एक नई हैबिट सीखी कि आपको 4 बजे उठने की जगह 5 बजे उठ के पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ आपने सीखी है ये कहलाता है आपका क्रो एंड क्रो के हिसाब से जो परिभाषा उन्होंने दी थी, जो आपकी डे टू डे लाइफ में आप इसको फील करते हो एज अ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए नई हैबिट्स या नए ज्ञान को अपने व्यवहार में ग्रहण करना, यही क्या था, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा थी अधिगम की। अब देखिए पॉल के अनुसार, तो पॉल ने क्या कहा था, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपने सराउंडिंग में हो रही चीज़ें होती हैं उनके अनुसार जो खुद को परिवर्तित कर लेता है, यही कहलाता है आपका परिवर्तन। तो पॉल के अनुसार ये डेफिनेशन थी। कैसे, जैसे आपको पता है कि आपके आसपास में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, और इस वजह से आप जो है घर में पढ़ाई नहीं कर पाते। अब आपने क्या किया कि जब आप घर के सारे काम कंप्लीट कर लेते हो, देन आफ्टर आप क्या करते हो, अपने दोस्तों के घर जा कर के पढ़ते हो, जहाँ पर आपको शांति मिलती है। तो ये क्या हुआ आपका गेट्स के अनुसार परिभाषा, यानी कि जब आप अपने समाज के अनुसार, अपने सराउंडिंग के, अपने आसपास के वातावरण के अनुसार खुद में जो परिवर्तन लेकर आते हैं ना, यही कहलाता है आपका अधिगम। चलिए तो बात हुई अधिगम की। अब बात करते हैं कि जो उपरोक्त परिभाषा है इसके आधार पर क्या कहा जा सकता है अधिगम को। तो पहली चीज़, अधिगम द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो कि हमने अभी परिभाषाओं से सीखा। दूसरा,
नए अनुभव को सीखना या सीखे गए अनुभव को या सीखना नए अनुभव पर ग्रहण करना जो है ये कहलाता है अधिगम। अगला देखिए, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तो एकेडमिक चीज़ें जो है आपने देखी, आपने मैथ सीखा, साइंस सीखा, सोशल स्टडीज सीखी, तो ये तो आपकी लर्निंग है ही। इसके अलावा जो आपकी को एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें आपके आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें आपका देखिए म्यूज़िक आता है, ठीक है, प्लेइंग आता है। इसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सब आपकी क्या हुई, यहाँ पर भी आपकी लर्निंग है। आप 80 साल के हो जाएंगे तब भी आपकी लर्निंग चलती रहती है। तो क्या है, लर्निंग एक जीवन भर चलने की प्रक्रिया, ठीक है। अगला देखिए, यह एक सृजनात्मक पद्धति है, यानी कि आपके पास एक एबिलिटी है जब आप नई नई चीज़ों को खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नई चीज़ क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने ऑलरेडी कोई चीज़ डिस्कवर की है, जैसे बल्ब, ठीक है, आपने क्या किया, उसके ऊपर प्लास्टिक का से उसे कवर कर दिया और आपने एक नया लैंप क्रिएट किया, ठीक है। तो ये इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ इन्वेंशन। सृजनात्मकता मीन्स होता है जो चीज़ पहले से चली आ रही होती है, आपने उसके अंदर एक स्लाइड सा चेंज किया और उसके बाद वो चीज़ नई चीज़ में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जैसे देखो, आपके पास क्या है, एक वाटर बॉटल है, ठीक है, पेप्सी की या जो भी की है, आपके पास कोका कोला की है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस बॉटल को पहले क्या किया, कट किया, ठीक है। कट करने के बाद आपने उसको पेन बॉक्स की तरह यूज़ कर लिया। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है कि आपने वो चीज़ें जो फेंकने लायक है आपने उसको रीयूज़ कर लिया, तो आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। अगला देखिए, यह स्थानांतरित होता है। जो लर्निंग है वो ट्रांसफरेबल है, यानी कि जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति से दूसरे तक आता है, ठीक है। तो ये चीज़ है एक्यूरेट। अगला देखिए, सीखना सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक मतलब कि आप अपने घर पे भी सीख सकते हैं, आप अपने दोस्त के घर भी सीख सकते हैं, स्कूल में भी सीख सकते हैं, इवन आप रास्ते पे चलते भी सीख सकते हैं। तो ये क्या है, सार्वभौमिक। अगला देखिए, सीखना एक प्रक्रिया है ना कि परिणाम। तो सीखना क्या है, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ सीखी और आपको उसके जो परिणाम मिले यही लर्निंग है। कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि आपने कोई चीज़ सीखना स्टार्ट किया तो आपको रिजल्ट ही मिले। हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए, लेकिन हो जाता है कुछ और। जैसे आपने आप क्लास में अपना सम अच्छे तरीके से करके लेके गए, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ में सम नहीं हुआ और आंसर क्लियरली नहीं निकला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परिणाम नहीं मिला जो आपने सोचा था, लेकिन लर्निंग तो तब भी हुई ना। आपने वहाँ पे सीखा कि हाँ, इस सम को उस तरीके से नहीं करना है जैसे आपने किया, ठीक है। तो ये भी आपका लर्निंग है। अगला देखिए, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, आपकी मानसिक प्रक्रिया। मानसिक प्रक्रिया मतलब कि यहाँ पर आपने जो भी लर्निंग की है उसमें आपके ब्रेन का कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। अभी हमने कहा कि जब आपका इंटेंशन नहीं होगा सीखने का, जो कि आपके थॉर्नडाइक का नियम है, तत्परता का नियम, अगर आप तत्पर नहीं हो, रेडी नहीं हो सीखने के लिए, तो आप कितनी भी कोशिश करें, टीचर आपको कोई भी टीएलएम के साथ में पढ़ाए, चार्ट के साथ में पढ़ाए, ठीक है, मॉडल के साथ में पढ़ा रहा है, आप नहीं सीख सकते जब तक कि आपका इंटेंशन खुद का ना हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर सी डेफिनेशन है जो कि आपको जाना बेहद ही ज़रूरी था। अगला देखिए, प्रगति और विकास है। तो ऑब्वियसली जब चेंज होता है बिहेवियर में तो यहाँ पर प्रगति तो आपकी होगी ही, विकास भी होना स्वाभाविक है। तो ये थी हमारी अधिगम के बारे में जो भी हमने एक्यूरेट चीज़ें आपको बताई। ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गेट्स के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा थी, क्रू एंड क्रो के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा थी, पॉल के अनुसार अधिगम की क्या परिभाषा। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे इन सभी में से, और आपको क्या करना होगा कि इन सभी में से आपको चूज करना होगा कि कौन सा लर्निंग का आधार नहीं है, यानी अधिगम का आधार नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको ये 1 से लेकर 9 तक के जो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं आपको याद करने हैं, आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं अधिगम वक्र की परिभाषाओं के बारे में। अधिगम वक्र जिसे लर्निंग कर्व भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्किनर के बारे में। तो स्किनर एक बहुत ही विख्यात सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अधिगम वक्र के बारे में क्या परिभाषाएं दी थी, चलिए बात करते हैं। तो स्किनर ने कहा था कि अधिगम वक्र किसी भी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्गीकृत कागज पर ब्यौरा है। यानी कि स्किनर ने कहा था कि कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें उन्नति या अवनति हो रही है उसको कागज पर उसका ब्यौरा देना, यही लर्निंग कर्व होता है, ठीक है। ये किसने कहा था, स्किनर ने।
इसके बाद अलेक्जेंडर आया, तो अलेक्जेंडर ने जो परिभाषा दी थी उनमें आया था कि जब आंकड़ों को वर्गीकृत कागज पर या वर्गाकार जो कागज है या वर्गीकृत कागज है उस पर अंकित किया जाता है तो ये वक्र बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए गेट्स के अनुसार, तो गेट्स ने क्या कहा था कि अधिगम के वक्र की परिभाषा अधिगम वक्र उन्होंने कहा था गेट्स के अनुसार कि अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाले गति और प्रगति को व्यक्त करता है, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें होने वाली गति यानी कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब आप ग्राफिकल माध्यम से व्यक्त करते हैं तो आपका क्या कहलाता है, अधिगम वक्र। आखिरी देखिए रीमर्स और उनके साथियों ने कहा था सीखने के वक्र के बारे में कि सीखने का जो वक्र है किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की जो पद्धति होती है इसे कहा जाता है अधिगम वक्र। ठीक है, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी थी। अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अधिगम वक्र की एक इमेज, तो ये होता क्या है एग्जैक्टली, तो आप जब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अधिगम और समय के बारे में, तो अधिगम समय के साथ कितनी प्रगति करता है इसी को जब आप ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होता है आपका लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम और समय के बीच में जो कनेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जब आप ये प्लॉट करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है अधिगम वक्र। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने बात की लर्निंग कर्व के बारे में, लर्निंग के बारे में और उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम वक्र और अधिगम के बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी थी इसके बारे में हमने बात करी अभी। अब इसका सेकंड पार्ट यानी कि अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है और इसके साथ साथ अधिगम वक्र के जो प्रकार हैं वो किस किस कारकों से प्रभावित होते हैं, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए अपने दोस्त और होस्ट अमृता को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी ज़्यादा यूज़फुल होगी आप सभी के लिए। तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए। नमस्कार।